ओके, तो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। सबसे पहले आप लोगों ने अप्लाइड फिजिक्स फॉर इंजीनियर्स का कोर्स पढ़ा। ठीक है, तो उस कोर्स में आपने बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट्स पढ़े कि डिफरेंट लॉज पढ़े, लाइक लेंसेज लॉ वगैरह और नो चार्ज। सर, हमने नहीं पढ़ा ये कोर्स। अच्छा, सर हमारा टाइप। ईसीए था। एससी में ठीक सर है, ईसीए है, वो फिजिक्स नहीं है, अप्लाइड फिजिक्स। ठीक है, चलें। वो सेम ही कंसेप्ट्स हैं उसमें भी, जिसमें आप बेसिक सर्कल का नॉलेज आता है उसमें। ठीक है, दोनों कोर्सेज में ओवरलैप्ड ही हैं। ठीक है, पीसी वन पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स वन तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। हाँ सर, वो भी नहीं पढ़ा। इलेक्ट्रॉनिक्स वन, चले, ठीक है। उसमें ज़्यादा इतना नॉलेज नहीं चाहिए हमें इलेक्ट्रॉनिक्स का। सिर्फ उसमें एक दो वर्ड्स कभी यूज़ हो जाएंगे, लाइक ट्रांजिस्टर। ठीक है, वो मे बी आपने इसी वन में उसके बारे में नॉलेज हो आपको। तो ये बेसिक आपको थोड़ा सा सर्किट के बारे में, वो भी इतना नॉलेज नहीं रिक्वायर होगा, लेकिन ये बुनियाद बनी है। ये नॉलेज आपका काम आएगा। नेक्स्ट भी इसी से रिलेटेड आप कोर्स पढ़ते हो, माइक्रो प्रोसेसर का, और फिर देन कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। तो इनसे आपको ये पता चलता है कि कंप्यूटर का हार्डवेयर किस तरह बनता है। पहले इसी के कोर्स में आप सर्किट लेवल पे, फिर डीएलई के कोर्स में लॉजिक लेवल पे आके पता चलेगा। ठीक है, हम लॉजिक्स बनाएंगे, डिफरेंट लॉजिक सर्किट्स, उसके बाद फिर देन कंप्लीट माइक्रो प्रोसेसर वगैरह। तो इस कोर्स में क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो बेसिक नॉलेज है डिजिटल और एनालॉग का। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे डिजिटल और एनालॉग का डिफरेंस। उसके बाद फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हम डिस्कशन करेंगे वो नंबर सिस्टम, क्योंकि ये हम आम अरिथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे, हम लॉजिक के बारे में बात करेंगे। तो हमें नंबर सिस्टम जो है वो भी बूलियन यानी टू बेस, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और इनकी कन्वर्जन वगैरह का पता होना चाहिए। फिर गेट्स के बारे में पता होना चाहिए, गेट्स पढ़ेंगे, गेट्स को मिला के फिर बिग कंपोनेंट्स बनाने, लाइक मल्टीप्लेक्सर वगैरह। तो आज के लेक्चर में अगर कोई आपको टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आए तो वो तो आपने साथ ही पूछ लेना है, लेकिन मोस्टली कंसेप्ट जो हैं वो ऐसे हैं कि उनको हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे इस लेक्चर में, नेक्स्ट में। ठीक है, तो वैसे भी अगर कोई क्वेश्चन होता आप स्लाइड एंड होने पे मैं खुद भी पूछ लिया करूँगा, अदरवाइज आप लोग भी उसी टाइम बता दें कि ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एनालॉग क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। इससे पहले कि हम डिजिटल की तरफ आएँ, हम देखते हैं कि एनालॉग क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। जो भी रियल वर्ल्ड में मोस्टली क्वांटिटीज़ होती हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, वो एनालॉग क्वांटिटीज़ होती हैं। लाइक अब मैं बोल रहा हूँ तो ये साउंड वेव्स ट्रेवल हो रही हैं। ये साउंड वेव्स गई माइक में, माइक ने इन साउंड वेव्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया, फिर ये कंप्यूटर में ट्रांसमिट हुई, वहाँ पे फिर इंटरनेट के थ्रू आप लोगों को तक पहुँची। आप लोगों के पास रिसीवर में स्पीकर होगा। स्पीकर क्या करेगा, इस डिजिटल सिग्नल को दोबारा एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा ताकि आप लोग उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड कर सको। तो हमें क्यों ज़रूरत पेश आई कि हम वॉइस सिग्नल को एनालॉग में ही ट्रांसमिट कर देते। तो वो हमने देखना है कि एनालॉग के क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं या ड्रॉबैक्स क्या है एनालॉग क्वांटिटीज़ के, कि हमें डिजिटल की ज़रूरत पेश आई। Most natural quantities that we see are analog and vary continuously. यानी यहाँ पे आज एक फॉर एग्जांपल ये पूरे दिन का टेम्परेचर है 12 आवर्स का, बल्कि पूरे दिन का 24 आवर्स का टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर जो है वो रात के वक्त कम हो जाता है,
ठीक है, लाइक यहाँ पे शो किया हुआ है। लेकिन दिन के टाइम पे जैसे सूरज निकला तो टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर अगेन टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया। सो क्योंकि हमने पूरे दिन का टेम्परेचर जो है उसको मुहैया किया हुआ है, कोई भी टाइम मिस नहीं है और मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं, कोई भी लेवल ये कर सकता है, 2 से ज़्यादा लेवल इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एनालॉग क्वांटिटी है जो कि हर पॉइंट पे हमें आउटपुट दे रही है। डिजिटल में क्या होता है, डिजिटल में इनफाइनाइट लेवल्स नहीं होते, डिजिटल में कम लेवल्स होते हैं। एनालॉग सिस्टम कैन जनरली हैंडल हायर पावर देन डिजिटल सिस्टम। अब इसमें एनालॉग सिस्टम में जो पावर होती है वो ज़्यादा रिक्वायर होती है। एनालॉग की एग्जांपल अगर आपको मैं दूं तो जो सबसे पहले सिस्टम होते थे, ठीक है, जब सिस्टम कंप्यूटर इन्वेंट हुआ 1945 में, तो उसमें जो सिस्टम थे, ठीक है, वो यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह, वो एनालॉग क्वांटिटीज़ हैं। तो उसमें पावर जो है, एक तो साइज ज़्यादा, पावर उसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर चाहिए होती है, उसमें सिक्योरिटी फीचर नहीं है कोई भी, ठीक है, उसमें नॉइज ज़्यादा होती है, तो मल्टीपल डिसएडवांटेजेस होते हैं एनालॉग सिस्टम के, ठीक है। सो डिजिटल के क्या बेनिफिट्स हैं, चलें, अच्छा मैं एक और एनालॉग की एग्जांपल लेता हूँ, लाइक द स्पीड ऑफ कार, ठीक है, आप ट्रेवल कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ द कार, कभी स्पीड कम होगी, रोड अच्छी होगी तो स्पीड ज़्यादा होगी, तो ये एक एनालॉग क्वांटिटी होगी द स्पीड ऑफ कार। प्रेशर है, ये गैस का प्रेशर है, वो मुहैया कर रहे हैं किसी इंडस्ट्री में, तो वो भी कम या ज़्यादा होगा, डिपेंड ऑन द प्रोसेस। तो ये इस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज ये एनालॉग होती हैं। अब डिजिटल की तरफ आते हैं। डिजिटल systems can process, store and transmit data more efficiently, but can only assign discrete values to each point. डिजिटल सिस्टम में क्या होता है कि हम डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं। किसी एक डिजिटल सिस्टम की आपके जहन में एग्जांपल आ रही हो, कोई ऐसा सिस्टम जो डिजिटल हो, कोई जहन में आती है एग्जांपल डिजिटल सिस्टम की? आप बताएं अहमद। सर वोल्टेज जो मेजर करते हैं। ठीक है, वो भी डिजिटल मल्टीमीटर की आई थिंक आप बात कर रहे हो, ठीक है, वो भी डिजिटल लीव हमें बता रहा होता है, ठीक है। आपका आपका लैपटॉप, आपका स्मार्टफोन, ठीक है, जहाँ पे आप ये मीटिंग ज्वाइन की है, ये डिजिटल सिस्टम्स है, ठीक है। अब कंप्यूटर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर कंप्यूटर की ही बात करें तो उसमें डाटा प्रोसेसिंग हो रही होती है, ठीक है, आपने कोई प्रोग्राम लिखा, उसको आपने एग्जीक्यूट किया तो डाटा प्रोसेस होगा। आपके पास कंप्यूटर में मेमोरी होती है जिसमें आप डाटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू डाटा ट्रांसमिट कर सकते हो डिजिटली। तो डिजिटल सिस्टम में ये खसूसियात होती है। एनालॉग में स्टोरेज नहीं होती, अगर स्टोरेज हो भी तो वो बड़ी उसमें लार्ज हमें स्पेस चाहिए होती है, ठीक है। और अगर एनालॉग ट्रांसमिशन भी हो जाए तो वो डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा होती है। जितनी भी ट्रांसमिशन हो रही है वो डिजिटल ट्रांसमिशन हो रही है और एफिशिएंट ज़्यादा होती हैं, क्योंकि एनालॉग में क्या होता है, नॉइज़ आ सकता है। अब देखें यहाँ पे सिग्नल है, डिस्टॉर्ट हो गया, लेकिन अगर यही डिजिटल सिस्टम हो तो हम उसको दोबारा बना सकते हैं। रीजनरेटर एक तरीका होता है जिसकी मदद से हम डिजिटल को दोबारा पुरानी हालत में वापस लेते हैं अगर सिग्नल में नॉइस वगैरह आ भी जाए तो, ठीक है। इसमें ड्रॉबैक क्या है, हम इसमें कम वैल्यूज यानी डिस्क्रीट वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। अच्छा, डिस्क्रीट और डिजिटल में फ़र्क देख लें क्या होता है। ये जो ऊपर इन्वेलप है, जो ब्लू लाइन है जो पूरी यहाँ से यहाँ तक ट्रांसमिट हो रही है, इन्वेलप है, ये हमारे पास एनालॉग क्वांटिटी है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने अगर सिर्फ 1 आवर 2 टाइम ये 3 इस तरह
एक ख़ास इंस्टेंट पे वैल्यू लें, तो ये देखें जो डॉट लगे हुए हैं ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं। पूरा इन्वेलप ऊपर वाला ये एनालॉग है, लेकिन अगर किसी खास इंस्टेंट पे वैल्यू लें तो ये डिस्क्रीट होगा। ठीक है, और डिजिटल क्या होता है, अब इस डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ को हम डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो प्रोसेस होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का। देखिए हमने एक्स एक्सिस पे इससे डिवाइड कर दिया, ये हमारे कोर्स में नहीं है कि इसमें कन्वर्जन करना, वैसे मैं आपको नॉलेज के बता रहा हूँ। फिर वाई एक्सिस पे इस तरह कट करते हैं, और फिर उसके एक बिट के एक पॉइंट के अगेंस्ट जितनी बिट्स हमने बनाई होती हैं वाई एक्सिस पे उसको उसके अकॉर्डिंग इनकोडिंग कर देते हैं। बहरहाल ये जो है इस तरह एक ख़ास पॉइंट पे वैल्यू को डिस्क्रीट कहते हैं, और उसके बाद हमने वो लाइक दिस ये हमारे पास डिजिटल सिस्टम में कन्वर्ट हो गया 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है जी, तो ये हो गया एनालॉग सिग्नल डिस्क्रीट, और फिर देन हमने इसको डिजिटल में फर्दर कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे बताएं एनालॉग और डिजिटल में डिफरेंस क्लियर हुआ है कि नहीं? खामोश हो गए हैं, समझ नहीं आ रही या बिल्कुल क्लियर है? सर क्लियर है। ठीक है, बाकी क्लियर सर। ठीक है, गुड। अच्छा, नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने एक काम करना है कि जब आप ज्वाइन करें तो आपने अपना नेम जो है ना जीमेल का वो चेंज कर लेना है। वो मैं आपको तरीका भी सेंड कर दूंगा, वैसे भी आप इजीली कर सकते हो सेटिंग्स में जाके। पहले आपका आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, FAR20 BSc, ठीक है, उसके बाद 001, ठीक है, देन लाइक अहमद है तो अहमद चौधरी, उसका जो प्रॉपर नेम है वो आएगा। ठीक है, माइक्रो डेवलपर्स लिखा हुआ है एक बंदे ने, तो मुझे यहाँ पे नहीं पता हमें अटेंडेंस के लिए कि माइक्रो डेवलपर्स कौन है। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, देन नेम, उसके साथ लॉग इन हो। ओके सर। अब एनालॉग सिस्टम और डिजिटल सिस्टम देखते हैं कि कौन से एनालॉग सिस्टम है। स्पीड मैंने आपको बता दिया, ठीक है, वो एक एनालॉग क्वांटिटी है, साउंड एक एनालॉग क्वांटिटी है। आपका सिस्टम जो है वो एक प्योर डिजिटल सिस्टम है, लेकिन ना अकेला एनालॉग सिस्टम किसी काम का है, उसके ज़्यादा बेनिफिट होंगे ना डिजिटल के। रीज़न क्या है कि जो हम बोलते हैं नॉर्मली या हमें रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी जितनी भी है ना, टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड, वो एनालॉग क्वांटिटीज़ हैं। जो प्रोसेसिंग होती है वो डिजिटल में है। तो इस वजह से मिक्स एनालॉग और डिजिटल सिस्टम रिक्वायर होते हैं। मिसाल के तौर पे एक सीडी है, अब सीडी में डाटा जो है वो इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल स्टोर है। ठीक है, अब हमने सीडी में से उसको प्ले करना है और हमने साउंड सुननी है, तो साउंड एक एनालॉग क्वांटिटी है। तो हम क्या करेंगे, दरमियान में एक डैक कन्वर्टर लगाएंगे, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, DAC कन्वर्टर होगा, जो कि डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा एनालॉग में। ठीक है, देन फिर इसको हम इजीली सुन सकते हैं। किसी और ऐसी डिजिटल मिक्स डिजिटल और एनालॉग सिस्टम की एग्जांपल आपके जहन में आती हो? आपका टेलीफोन जो है, मैंने भी बताया भी था कि टेलीफोन में जैसे अब हम बात करते हैं, हम बोलते हैं, तो कौन सा सिग्नल होता है? एनालॉग सिग्नल होता है। ठीक है, उसको माइक्रोफोन कन्वर्ट कर देगा डिजिटल में, फिर प्रोसेसिंग डिजिटल में होगी, ट्रांसमिशन डिजिटल में होगी, सारी ट्रांसमिशन होते हैं जो रिसीवर एंड पे वापस आ गया, उधर भी डिजिटल है, देन स्पीकर ने उसको फिर एनालॉग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी, तो इस तरह मल्टीपल एग्जांपल्स हो सकती हैं एनालॉग एंड डिजिटल सिस्टम की। Many systems use a mix of analog and digital electronics to take advantage of each technology.
A typical CD player accepts digital data from the CD drive and converts it to an analog signal for amplification. ठीक है जी। इसमें क्लियर हो गया मिक्स एनालॉग एंड डिजिटल सिस्टम के क्या बेनिफिट्स होते हैं, यूज होते हैं। यस सर। ठीक है, अब डिजिटल सिस्टम, अगर स्पेसिफिकली डिजिटल सिस्टम की बात करें तो उसमें हमारे पास इस तरह दो लेवल्स होते हैं सिर्फ, या 0 या 1, या हाई या लो। इसकी सिंपल सी एग्जांपल देखें, आप स्विचेस घर में लगे होते हैं जिसकी मदद से आप लाइट को ऑन या ऑफ करवा सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, अगर तो वो ऑन है तो उसको हम हाई कह देंगे, ऑफ है तो लो कह देंगे। इसी तरह अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट हो, ठीक है, एक बैट्समैन को आउट दिया अंपायर ने, ठीक है, उसने बैट्समैन ने रिव्यू ले लिया, तो थर्ड अंपायर क्या डिसीजन करेगा, आउट का या नॉट आउट का। ठीक है, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन तो नहीं होता ना। ठीक है, तो वो भी एक डिजिटल सिस्टम की एग्जांपल है, इसमें दो लेवल्स होंगे, या आउट होगा या नॉट आउट होगा, तो वो भी हाई या लो की एग्जांपल, 0 या 1। अब ये 0 या 1 क्या होता है, ये 0 या 1 कंप्यूटर में 0 और 1 नहीं भाग रहे होते। ठीक है, डिजिटल सिस्टम में 0 1 नहीं भाग रहे होते। एक्चुअली क्या होता है, ट्रांजिस्टर एक कंपोनेंट होता है कि जो कि इस सिस्टम में यूज होता है एज स्विच। कभी आपने सुना है लफ्ज ट्रांजिस्टर का? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर एज स्विच अगर आपने फंक्शनैलिटी पढ़ी हो, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर होता है और ट्रांजिस्टर एज स्विच होता है। तो ट्रांजिस्टर एज अगर हम यूज करें ट्रांजिस्टर एज स्विच, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास आउटपुट जो अब मिलती है वो या ऑन मिलेगी या ऑफ मिलेगी, या 5 वोल्ट मिलेगा या 0 वोल्ट मिलेगा। ठीक है जी, तो जब हमारे पास 5 वोल्ट मिल गए तो हम कह देंगे स्विच ऑन है, जब 0 वोल्ट मिल गए तो कह देंगे स्विच ऑफ है। तो इस तरह 0 और 1 बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, तो हम वहाँ पे बिलियंस ऑफ 0 और 1 अवेलेबल होते हैं हमारे पास सिस्टम में। अब ऐसा नहीं होता कि जो सिर्फ पूरी एग्जैक्टली 5 वोल्ट मिल जाए। ठीक है, आइडियली तो इसी तरह होगा कि एक लेवल है उसी तक पहुंचने में मिले हमें, लेकिन एक रेंज होती है हमारे पास, इस रेंज से इस रेंज तक आउटपुट मिले, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है ना। तो उसमें फॉर एग्जांपल एक सी मॉस बुक में एग्जांपल गिवन है कि 2 वोल्ट से लेके 2.8 वोल्ट 2 वोल्ट से लेके 2.8 वोल्ट तक अगर हमें आउटपुट मिले तो हम कह देंगे 1 है। सो हाई मिनिमम की रेंज क्या बनी 2 वोल्ट, और हाई मैक्सिमम की रेंज बनी 2.8 वोल्ट। ठीक है, यानी अगर 2.5 वोल्ट आ गया तो हम क्या कहेंगे कि आउटपुट क्या मिली है, हमें 1 मिली है। सिमिलरली लो पे हमें 0 से लेके 0.8 तक अगर रेंज मिल गई तो हम कह देंगे कि 0 वोल्ट है। तो अब मुझे बताएं, अगर हमें 0.5 वोल्ट मिले हैं, 0.5 वोल्ट मिले हैं, तो क्या वो 0 हम कंसीडर करेंगे या 1 कंसीडर करेंगे, लो कंसीडर करेंगे या हाई कंसीडर करेंगे? 0.5 सर लो। बिल्कुल ठीक है, शाबाश, वो हम लो कंसीडर करेंगे। और अगर हमें 2.4 मिल गया, जो हमारी यहाँ पे रेंज है वो 2 है, यहाँ पे 2.8 है, हमें 2.4 मिल गया हाई। जी, वो यहाँ पे आएगा कहीं पे इस रेंज में, तो उसको हम कह देंगे हाई है। लेकिन अगर हमें 1.5 मिल गया, ठीक है, तो 1.5 इनवैलिड रेंज में आ रहा है, तो डिसाइड नहीं हो सकता कि वो लो है या हाई, तो इनवैलिड सिग्नल मिल जाएगा। So digital electronics use circuits that have two states, which are represented by two different voltage levels called high and low. The voltage represents number in the binary system, यानी जो बाइनरी सिस्टम है 0 और 1, उसमें
वोल्टेज रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं, कोई और चीज़ नहीं, 0 1 एक्चुअली कुछ भी नहीं होता, वो वोल्टेज होते हैं। और हम अपनी आसानी के लिए से 0 1 आसानी के लिए नहीं, बल्कि वो डिजिटल्स में होते 2 लेवल हैं, तो उसको कर लिया जाता है उसमें लेवल में, ठीक है। यानी अगर वो इस रेंज में आ गया तो उसको अप करके हाई लेवल कह दिया जाएगा। इन बाइनरी ए सिंपल नंबर इज कॉल्ड ए बिट। जो एक नंबर होता है सिंपल सिंगल नंबर, उसको बिट कहा जाता है, या उसको हम कह सकते हैं कि बाइनरी डिजिट है। ए बिट कैन हैव द वैल्यूज ऑफ आइदर 0 और 1। तो 2 लेवल इसमें हो सकते हैं, एक बिट में 2 नंबर्स हो सकते हैं, या 0 या 1, डिपेंडिंग ऑन इफ द वोल्टेज इज हाई और लो। हाई को हम 1 कहते हैं और लो को हम 0 कहते हैं। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है लो को 1 भी कह सकते हैं, ठीक है, आपके नॉलेज के लिए से बता रहा हूँ। हम नहीं कहेंगे, वो होती है नेगेटिव लॉजिक। अगर तो पॉजिटिव लॉजिक है तो लो 0 और हाई 1 जैसे कि नॉर्मली चलता है। लेकिन अगर नेगेटिव लॉजिक की बात करें तो उसमें लो 1 होता है और हाई 0 होता है। वो हम यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ आप इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो किसी स्टूडेंट का तो पूछ लें आप लोग। नो सर। नो सर। ठीक है, सिंपल बातें हैं ना। यस सर। ओके, उसके बाद है डिजिटल वेवफॉर्म की एक बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 लेवल्स हैं, एक लेवल लो है, एक हाई है। जब हमारी जो पल्स है वो लो से हाई पे जा रही है, ठीक है, ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो उसको हम कहेंगे कि ये राइजिंग एज है, ठीक है। वैल्यू कम से ज़्यादा हो रही है, 0 से 1 हो रही है, तो ये राइजिंग एज हो गया। और इस जो लेवल है, इस एज पे क्या हो रहा है, हाई से लो पे जो वैल्यू है वो जा रही है, तो ज़्यादा वैल्यू से कम वैल्यू फॉल, ठीक है, इसको कहेंगे फॉलिंग एज। इसकी एग्जांपल ऐसे लें कि अगर खुदा ना खासा किसी बंदे का जीपी पहले सेमेस्टर में किसी में ज़्यादा था, नेक्स्ट में वो जीपी कम हो गया, तो हम क्या कहेंगे, वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है ना। तो डिक्रीज का एक और वर्ड होता है फॉलिंग, यानी कम हो रहा है, तो इसको हम फॉलिंग एज कह देंगे, ठीक है। और अगर ठीक है स्टूडेंट ने मेहनत की, उसका पहले जीपीए कम था, अब जीपी इंक्रीज हो रहा है, तो हम उसको कहने कि राइजिंग है। इससे आप याद रख सकते हैं कि जो लो से हाई वैल्यू जाती है वो राइजिंग है, जो हाई से लो वो फॉलिंग है। सर वैल्यू कांस्टेंट रहती है? वैल्यू ये देखें, ये पल्स है, ये अगर देखें कंटिन्यूस 1 आ रहे हैं, ठीक है। अभी हमें इसमें टाइमिंग डायग्राम पे आते हैं, वो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है। जैसा कि ये देखें ना, ये कंटिन्यूस ऑन ऑफ हो रही है, ये सिग्नल जैसे डिपेंड करता है कि आपकी इनपुट अगर कंटिन्यूस 1 है तो यहाँ पे सिग्नल ऑन रहेगा, तो कंटिन्यूस अगर 0 है तो सिग्नल 0 रहेगा। ये डिपेंड करता है कि 0 आ रहा है या 1 आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम ये पल्स बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका फिक्स नाम जो इस तरफ वाला एज होगा ना, जिस तरफ से पल्स स्टार्ट हो रही है, उसको लीडिंग एज कहते हैं, इस तरफ वाले को ट्रेलिंग एज कहते हैं। जो पहले आ रहा है उसको लीडिंग, ठीक है, ये पहले आता है ना तो इसको लीडिंग एज कह दिया, जो बाद में आ रहा है उसको ट्रेलिंग एज कह दिया। अब इसमें देखें, इसमें हाई से लो पे जा रहा है जो सिग्नल है, जो हमारी डिजिटल पल्स है, तो लीडिंग एज यही रहेगा। लीडिंग एज का मतलब है जो पहले आ गया, ठीक है। क्लास में 2 बंदे एंटर हुए, एक पहले आ गया एक बाद में एंटर हुआ, जो पहले एंटर हुआ उसको हम कह देंगे लीडिंग, ठीक है, जो बाद में एंटर हुआ उसको ट्रेलिंग। इसी तरह इस पल्स में ये चीज पहले आ रही है, चाहे इसकी वैल्यू कम हो रही है ज्यादा हो रही है, हमें इससे कंसर्न नहीं है। एज कौन सा हुआ, ये लीडिंग एज, ये वाला ट्रेलिंग एज। लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो रही थी, हाई से लो, तो इसका मतलब है ये क्या हो रहा है, फॉलिंग हो रहा है या राइजिंग हो रहा है? फॉल हो रहा है। ठीक है, सो फॉल हो रहा है ना, वैल्यू हाई से लो की तरफ जा रही है, तो इसको हम कहेंगे फॉलिंग एज। और जो सेकंड है उसमें वैल्यू लो से हाई हो रही है, उसको हम कहेंगे कि ये राइजिंग एज है, ठीक है। ये बात क्लियर सबको?
Digital waveforms change between low and high levels. A positive going pulse is one. ये पॉजिटिव गोइंग पल्स है जो लो टू हाई हो रही है, और ये फ्रॉम नॉर्मली लो लेवल टू हाई एंड देन बैक्स, ये पॉजिटिव गोइंग और ये नेगेटिव गोइंग। डिजिटल वेवफॉर्म्स आर मेड ऑफ सीरीज ऑफ पल्सेस। अभी एक पल्स नहीं होती, वेवफॉर्म जो है वो सीरीज ऑफ पल्सेस से मिलकर बनती है। ये हमारे पास एक पल्स होगी, ये एक और पल्स है, ठीक है, और सारी मिलके एक कंप्लीट वेवफॉर्म बनाती हैं। ठीक है, अब मुझे लगता है आप लोगों को नींद आने लगी है, तो अब मुझे चैट में लिख के बताएं कि कौन कौन जाग रहे हैं, अपना नेम लिखें, इससे आपकी अटेंडेंस भी हो जाएगी, तो पता भी चल जाएगा कि कौन मौजूद हैं और किन्होंने मोबाइल साइड पे रखे हुए हैं। चैट की ऑप्शन आ रही है नीचे, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें और साथ नेम लिखें। सर लिखना क्या है? रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना नेम। ओके सर। ठीक है, चलें, काफ़ी लोग मौजूद हैं, ठीक है, बात भी सुन रहे हैं, अच्छी बात है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो साथ साथ पूछ लें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पल्स डेफिनेशन। जो एक पल्स होती है, अभी हमने जो बात की इस तरह, नेक्स्ट भी हम इसी तरह ड्रॉ किया करेंगे, लेकिन ये जो पल्स है ये आइडियल पल्स है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्ट हम सिग्नल 0 से 1 डायरेक्टली इस तरह चल जाए, कुछ ना कुछ टाइम लगता है उसमें, राइज होने में, फॉल होने में। तो ये एक पल्स है जो कि प्रैक्टिकल हम इसे कह लें, ज़रा ज़रूरी नहीं कि इस तरह डिस्टॉर्शन भी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो जो टाइम उस पल्स को 10% से 90% तक पहुंचने में लगता है, उस टाइम को हम कहते हैं राइज टाइम। ठीक है, एक्चुअली वैसे राइज टाइम ये होता है कि 0 से 100 तक पहुंचने में या फाइनल लेवल तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। लेकिन अब देख रहे हैं कि यहाँ पे भी डिस्टॉर्शन है, यहाँ पे भी रिपल्स आ सकते हैं। तो राइज टाइम की जो डेफिनेशन प्रॉपर होती है वो ये होती है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर पल्स टू गो फ्रॉम 10% टू द 90% ऑफ द फाइनल वैल्यू। तो ये हमारे पास राइज टाइम आ गया। यहाँ से देखिए एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है, वाई एक्सिस पे क्या है, एम्पलीट्यूड है। यहाँ पे अगर लेट्स सपोज 1 है, एम्पलीट्यूड 1 है पल्स का, तो 90% पे वैल्यू कितनी होगी? किसका मैथ जरा अच्छा है? 0.9 0.8 समथिंग। जी बिल्कुल सही है, 0.9 ही हो जाएगी, और 10% पे 0.1। ठीक है, सो यहाँ पे 0.1 से 0.9 तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, वो राइज टाइम हो जाएगा। सिमिलरली फॉल टाइम क्या होगा? टाइम रिक्वायर्ड फॉर पल्स टू गो फ्रॉम 90% टू 10%। ठीक है, ये वापस आने में जितना टाइम लगा वो फॉल टाइम। अब यहाँ पे बाकी चीज़ें नहीं आती, इनसे परेशान नहीं होना और बाकी चीज़ें नहीं देखती। हमारा जो कंसर्न है वो 4 चीज़ों के साथ है। ये एम्पलीट्यूड जो वाई एक्सिस पे है, राइज टाइम 10 से 90%, फॉल टाइम 90 से वापस 10 तक, और एक पल्स विड्थ। फोर्थ टर्म जो हमारे रिलेटेड है वो पल्स विड्थ है, यानी 50%, ठीक है, ऑफ द राइजिंग एज टू 50 या लीडिंग एज टू द 50% ऑफ द ट्रेलिंग एज। यहाँ तक पहुंचने में जितना उसको टाइम लगता है वो पल्स विड्थ कहलाता है। Actual pulses are not ideal but are described by rise time, fall time, amplitude and other characteristics. ठीक है,
ये ओवरशूट वगैरह होता है कि कितना इस वैल्यू से इंक्रीज हुआ है, तो ये हमारे रिलेटेड नहीं है, इस कंसर्न नहीं है, बाकी भी कहीं यूज़ नहीं होगा। बेस लाइन वो वैल्यू होती है जहाँ से पल्स ग्राउंड लेवल कह लें, जीरो लेवल कह लें। तो एम्पलीट्यूड, राइज टाइम, पल्स विड्थ और फॉल टाइम में कोई भी किसी का क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट है periodic pulse waveform. Periodic pulse waveforms are composed of pulses that repeats in fixed interval. अभी तक हमने एक एक पल्स की, क्योंकि अभी हम देख रहे थे करेक्टरिस्टिक, तो हम एक पल्स को उसको लिया सैंपल के तौर पे और उसको एनालाइज कर दिया। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक पल्स आए, ठीक है, सीरीज ऑफ पल्सेस होती हैं, यानी कंटिन्यूस वो चल रही है। पीरियोडिक वेव फॉर्म ऐसी वेव फॉर्म होती है जो अपने आप को रिपीट करे खास इंटरवल के बाद, जैसा कि ये एक पीरियोडिक वेव फॉर्म है, यानी एक इतने पीरियड के बाद अपने आप को एज इट इज पल्स वापस आ जाएगी, तो वो पीरियोडिक कहेंगे। अगर रिपीट ना करे तो उसको ए पीरियोडिक कहते हैं, ठीक है, ये साथ ही आएगा, ए पीरियोडिक, पीरियोडिक एंड ए पीरियोडिक दो टर्म्स होती हैं। Periodic pulse waveforms are composed of pulses that repeats in a fixed interval called time period. तो टाइम पीरियड के बाद पल्स अगर अपने आप को रिपीट कर रही है तो हम उसको कहेंगे कि ये पीरियोडिक वेवफॉर्म है। और फ्रीक्वेंसी की क्या चीज़ होती है? फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड में पल्स जो है उसने अपने आप को कितने टाइम कितना रिपीट किया है। फ्रीक्वेंसी इज अ रेट इट रिपीट्स एंड इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। के मिसाल के तौर पे ये पल्स लें, अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेकंड अगर है हमारे पास टाइम, ये तीनों ब्लू पल्सेस अगर एक सेकंड में पास हो रही हैं तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितने हर्ट्ज होगी? Sir, 1 hertz. जो हर्ट्ज होता है ना वो एक्चुअली यूनिट है उसका साइकिल पर सेकेंड। तो एक साइकिल में, एक सेकंड में क्योंकि 3 साइकिल पास हो रहे हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो 3 हर्ट्ज या 3 साइकिल पर सेकंड होगी। यहाँ से यहाँ तक मैंने कहा था, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये 3 साइकिल पास हो रहे हैं, एक साइकिल ये, दूसरा ये और तीसरा ये, 3 साइकिल पास हो रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 3 साइकिल्स पर सेकेंड ही या 3 हर्ट्ज होगी। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. और टाइम पीरियड कितना होगा? ये अगर पूरा 1 सेकेंड है यहाँ से यहाँ तक, तो ये टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? कौन है जी इंटेलिजेंट बंदा? 1/3 सर। ठीक है, बिल्कुल जी, शाबाश। तो दानिश ने सही आंसर दिया है कि 1/3 जो है ना वो इसका टाइम पीरियड होगा। ठीक है, वो कैसे आया कि देखें यहाँ पे, इसको ऐसे कर लेना, मैथ में हम जैसे करते हैं कि एक साइकिल में कितनी पल्सेस पास हो रही हैं, ठीक है, या 3 पल्सेस कितने साइकिल में पास हो रही हैं? 3 पल्सेस है ना, 3 पल्सेस कितने साइकिल 1 में, तो 1 पल्स कितने टाइम में पास होगी? 1/3। ये सिंपल भी यहाँ से भी जाहिर है कि ये पूरी फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 सेकंड को जाहिर करती है, तो उसमें कितनी पल्सेस हैं? 3 हैं, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का। तो सिंपल सा फार्मूला है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है। ये अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देती है टर्म, तो इसमें अगर कोई क्यूरी हो तो पूछ लें। ठीक है, क्लियर है जी? Yes, sir. तो एक एग्जांपल करते हैं, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ रेपिटेटिव वेव इफ f इज इक्वल टू 3.2 गीगाहर्ट्ज?
की एक फ्रीक्वेंसी है, लाइक फॉर एग्जांपल प्रोसेसर है 3.2 गीगाहर्ट्ज का, तो उसमें एक जो पल्स है उसको कितना टाइम मिलेगा, तो वो हमने फाइंड करना है। क्या किया हमने, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल ले लिया, 1/3.2 गीगाहर्ट्ज किया, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 313 पिको सेकेंड। पिको कितना यूनिट होता है, 10⁻⁻12, यानी बहुत ही कम टाइम लगेगा एक पल्स को, ठीक है, बहुत ही कम टाइम मिलेगा एक पल्स को पिको सेकंड में, सेकंड के 12वें हिस्से में, ठीक है। कभी फ्रीक्वेंसी किसी चीज़ के आपने सुना हो कि फ्रीक्वेंसी नॉर्मल एप्लीकेशन में किसी जगह पे फ्रीक्वेंसी का वर्ड सुना है कहीं पे, कोई ऐसी क्वांटिटी जिस जो आप यूज़ करते हो उसमें फ्रीक्वेंसी आती हो, है कोई ऐसी क्वांटिटी? सर साउंड। साउंड, साउंड रैंडम होती है, ठीक है, उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, बिल्कुल होती है, जो कि हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन वो रैंडम होती है, कोई ऊंची बोल रहा है, कोई लो बोल रहा है, कोई और क्वांटिटीज के अलावा, बिल्कुल ठीक है, वैसे साउंड भी ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जो कि हम घरों में यूज़ करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, ठीक है, 50 हर्ट्ज होती है, यानी एक सेकंड में 50 साइकिल आ रहे होते हैं, ठीक है, करंट के। तो वो किस तरह का होता है, वो साइन वेव होती है, ठीक है, साइन वेव। ये तो हो गया ना स्क्वेयर वेव, तो वहाँ पे साइन वेव आ रही होती है। और जो आपके यूपीएस होते हैं उसमें से नॉइज जो, अगर आप उस पर फैन चलाएं तो आवाज़ आ रही होती है ना अक्सर फैन में से, या लाइट डिम कर रही होती है, यस सर। वो क्यों आती है, क्योंकि वो जो यूपीएस होता है वो प्योर साइन वेव नहीं निकाल रहा था, ठीक है, वो थोड़ी सी डिस्टॉर्शन, जैसे कि यहाँ पे रिपल्स है ना, इस तरह की आ रही होती हैं, प्योर साइन वेव नहीं बन रही होती। तो जितनी साइन वेव अच्छी होगी उतनी इलेक्ट्रिसिटी की क्वालिटी अच्छी होगी। अब याद रहेगा फ्रीक्वेंसी क्या होती है और टाइम पीरियड क्या होता है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटिटी जो है वो हमारे पास पल्स डेफिनेशन है। इन एडिशन टू फ्रीक्वेंसी एंड टाइम, पहले एक एग्जांपल करते हैं इसकी ना रिलेटेड। जो बुक मैंने आपके साथ शेयर किया है वो आप लोगों को मिल गई होगी व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, और एक गूगल क्लासरूम बनाया हुआ है, वो भी आई होप सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा। ऐसे ही है जी, गूगल क्लासरूम में सारे मौजूद हैं। यस सर। उसमें भी ये होगा कि जो असाइनमेंट है, क्विज है, अगर ऑनलाइन हुआ तो उसमें मैं अपलोड कर दिया करूँगा, ठीक है, और बाकी बुक भी उधर शेयर कर दी है, जो आज का लेक्चर है, स्लाइड्स हैं, ये भी शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे भी, उधर भी। ये बुक जो है बड़ी अच्छी है, ठीक है, इसमें बड़े एग्जाम्पल्स बहुत अच्छी लिखी हुई हैं और बड़ी इंटरेक्टिव है, ठीक है, डिफरेंट कलर के साथ भी किया था सेपरेट, और जो भी इम्पोर्टेंट टर्म होती है उसको हाईलाइट किया होता है, लैब के रिलेटेड भी आपके में डाटा होता है मौजूद है। तो अच्छी बुक है, इसको साथ साथ स्टडी कीजिएगा, हेल्पफुल होगी। पहले एक एग्जांपल करते हैं, लेकिन ये पहले स्लाइड हो जाए फिर वो समझ आएगी एग्जांपल। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम पीरियड है कि उसके बाद वेव ने रिपीट होना है, तो ये टाइम पीरियड हो गया। ये जितनी पल्स की 50% फॉल राइजिंग से 50% फॉलिंग तक टाइम, वो पल्स विड्थ कहलाता है, तो ये पल्स विड्थ होगी। इसकी जो हाइट है ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया। एक लास्ट टर्म है ड्यूटी साइकिल,
ड्यूटी साइकिल यानी पूरे टाइम पीरियड में से कितनी देर पल्स ऑन रही है, तो वो पल्स विड्थ के टाइम तक ऑन रही है। तो ड्यूटी साइकिल
जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। लाइट इंटरप्शन हो गई थी इधर कैंपस में, तो फिर लाइट दोबारा आ गई है, तो हम रीस्टार्ट करते हैं वहीं से। तो हम बात कर रहे थे ड्यूटी साइकिल की। ड्यूटी साइकिल टाइम पीरियड में कितनी देर पल्स ऑन रही है उसको ड्यूटी साइकिल कहते हैं। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम पीरियड है, उसमें से पल्स कितनी देर के लिए ऑन रही है, सिर्फ टी डब्ल्यू टाइम तक। ड्यूटी साइकिल कैसे फाइंड करेंगे, टी डब्ल्यू ओवर टी। इस कोर्स के हवाले से एक और अहम बात कि इसमें आपका मैथ जो है ना वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और मैथ ज़्यादा अच्छा होने से भी, उससे भी इम्पोर्टेंट बात जो है कि कंसंट्रेशन होनी चाहिए इसमें, क्योंकि जो जो कैलकुलेशन है वो लेंथी हो जाती है, ठीक है। 0 1 बार बार आ रहे होते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है। तो आप लोगों ने कंसंट्रेशन से करना है, ठीक है। कंसंट्रेशन से करेंगे तो फिर इसमें मिस्टेक्स नहीं होगी। तो अब हम एक ड्यूटी साइकिल की समझ आ गई है, तो फिर हम एग्जांपल करते हैं एक। अभी इस तरह मैं विंडो एक तो शेयर भी करूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कनेक्शन लॉस्ट हो गया। तो ये हमारे पास एग्जांपल है, पोर्शन ऑफ पीरियोडिक डिजिटल वेव फॉर्म इज शोन। तो टाइम पीरियड उसी वक्त फाइंड कर सकते हैं जब पीरियोडिक वेव फॉर्म होगी। द मेजरमेंट आर इन मिली सेकेंड्स, ठीक है। सो जब आप भी कहीं भी कैलकुलेशन करें तो यूनिट जो है ना वो इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो ऊपर उसने बता दिया मिली सेकेंड, यहाँ पे बता दिया मिली सेकेंड। तो जब आंसर आएगा वो आपने उसके हिसाब से ही लिखना है, मिली सेकेंड के हिसाब से। डिटरमाइन द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है कि कितनी देर बाद पल्स अपने आप को रिपीट करिए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे जाके इसके बाद पल्स हमने आपको रिपीट करना स्टार्ट किया है। तो टाइम पीरियड कितना हो गया, कितने मिली सेकेंड हो गया टाइम पीरियड? 10 सर। जी बिल्कुल, शाबाश, 10 मिली सेकेंड। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी किस चीज़ का रेसिप्रोकल होती है? टाइम पीरियड का। टाइम का सर। जी, तो यहाँ पे देखें 1/10 मिली सेकेंड हमने कर दिया, तो ये 100 हर्ट्ज आ गए, यानी एक सेकेंड में 100 साइकिल्स आएंगे। नेक्स्ट ड्यूटी साइकिल। तो पल्स कितनी देर के लिए ऑन रही है, सिर्फ 1 सेकेंड के लिए। टोटल टाइम कितने, पीरियड कितना है, 10 से मिली सेकेंड। तो 1 मिली सेकेंड/10 मिली सेकेंड इंटू 100%, तो 10% हमारे पास ड्यूटी साइकिल आ गया, ठीक है। ओके सर। ठीक है, अब ये नेक्स्ट एग्जांपल आपका टास्क है, ये आप लोगों ने इसको घर से कर, ये बल्कि आप करनी है तो आपने इसको नेक्स्ट लेक्चर में ये करके आना सॉल्व। फर्स्ट स्पीड 25 हो गई है, इसका मतलब है यहाँ पे 1 की जगह पे 25 आ जाएगा। टाइम पीरियड 150 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 150 आ जाएगा। तो पल्स भी फिर उस हिसाब से, अब देखिए यहाँ पे 1 और 10 की रेशियो है, तो पल्स सिर्फ थोड़ी देर के लिए ऑन रही है। जब 25 और 150 यानी तो 6 थोड़ा सा पल्स की बीच ज़्यादा हो जाएगी, उस हिसाब से ड्रॉ कर लेना है, फिर उसको फ्रिक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल को डिटरमिन कर लेना है। अच्छा, ऐसा स्टूडेंट जिसको बिल्कुल समझ ना आ रही हो, ऐसा भी कोई स्टूडेंट है? या सब साथ ही हैं, सबको समझ आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है जी, ओके जी। लास्ट फ्यू स्लाइड्स हैं, 2-3 आखिरी स्लाइडें हैं, इसको ज़रा आप गौर से सुन लें कि टाइमिंग डायग्राम क्या होती है। टाइमिंग डायग्राम हमारे पास ऐसी डायग्राम होती है जो कि रिलेशनशिप बताती है मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ का, मुख्तलिफ वेव फॉर्म जो कि सर्किट में यूज़ होती हैं। अब क्लॉक है, क्लॉक नेक्स्ट
भी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये ऐसे कंटिन्यूस चल रहा होता है। ये जितना भी सिस्टम होता है प्रोसेस, उस जो है जो भी डिजिटल सिस्टम्स होते हैं उसमें क्लॉक ज़रूरी होते हैं। तो ये क्लॉक कंटिन्यूस इस तरह ऑन ऑफ पल्स हो रही होती है। लेकिन ये जो सिग्नल है ए बी और सी, ये ज़रूरी नहीं इस तरह ऑन ऑफ हो। ये डिपेंड करता है कि अपनी क्वांटिटीज़ पे। फॉर एग्जांपल ये दो इनपुट्स थी, ये उनका और गेट हो गया, एंड गेट, कोई भी इस तरह गेट है, तो ये उसकी आउटपुट होगी। टाइमिंग डायग्राम बताएगी हमें कि इन द फॉर्म ऑफ वेव फॉर्म। अब देखिए ये जो है ये 0 है, ठीक है, ये 1 है, सॉरी सॉरी, ये 1 है इस वक्त, ये 0 है, ये अगेन 1 है। इसी तरह ये सी वाले पे आ जाएं तो यहाँ पे 0 है, ठीक है, देन 0 फिर 0 फिर 1 1 और 1, ठीक है। तो टाइमिंग डायग्राम क्या बताएगी? वेव फॉर्म की सूरत में हमें बता देगा कि 1 है, ये 0 है। अब मुझे बी के ये बताएं, इस जगह पे 0 होगा, ये 1 होगा, 0 यहाँ पे 1 1 ठीक है, इस तरह पे 0 0 1। तो हम इसको ऑसिलोस्कोप या लॉजिक एनालाइजर की मदद से इस तरह व्यू भी कर सकते हैं, क्योंकि जो 0 1 है उसको हम व्यू नहीं कर सकते कि 0 1 ट्रेवल कर रहा है। टाइमिंग डायग्राम को हम इजीली देख सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं, एनालिसिस भी कर सकते हैं। टाइमिंग डायग्राम इज यूज्ड टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर डिजिटल वेवफॉर्म्स, ठीक है। ये दो वेवफॉर्म थी, उनका आपस में रिलेशन क्या बना, क्या आउटपुट आई, वो हम देख सकते हैं, ठीक है जी। डायग्राम लाइक दिस कैन बी ऑब्जर्व डायरेक्टली ऑन अ लॉजिक एनालाइजर, ठीक है जी। ये आपकी लास्ट स्लाइड आ गई। Serial and parallel data. Data can be transmitted by either serial transfer or parallel transfer. इसकी समझ आ गई टाइमिंग डायग्राम की? ये अब हर क्वेश्चन के एंड पे होती है। यस सर। शाबाश। अब एक फॉर एग्जांपल एंट्रेंस है, ठीक है, तो आप एटीएम मशीन है, ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज। अब क्या होता है, वहाँ पे क्यू होता है, एक बंदा एंटर हुआ है, वो उसके बाद नेक्स्ट फिर एंटर होगा, फिर नेक्स्ट। सो इसी तरह हम 1 बाय 1 ये एंटर हो रहा है, इसको ये है सीरियल डाटा। इसकी और एग्जांपल, आप मोबाइल पे कॉल करते हो, ठीक है, तो एक ही कम्युनिकेशन चैनल है, ठीक है। अब जो पूरी कंपनी है, कंपनी ने आपको अलग लाइन नहीं बिछा के दी होती, ठीक है। क्या होता है कि एक ही चैनल होता है जिसमें मल्टीपल यूजर आ रहे होते हैं। आप भी कॉल कर रहे हो, साथ वाला आपका दोस्त भी कॉल कर रहा है, और कोई भी, ठीक है, इधर उधर कॉल कर रहे हैं लोग। तो क्या होता है, चैनल एक ही होता है हमारे पास, मीडियम एक ही होता है, मल्टीपल लोग कॉल कर रहे थे, तो थोड़ा थोड़ा टाइम हर बंदे को असाइन किया होता है जब वो कॉल करो, 200 मिली सेकेंड का। तो पैकेट्स के फॉर्म में डाटा इस तरह ट्रेवल कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह ये सीरियल कम्युनिकेशन हो रही थी, यानी एक ही सर कभी डाटा कोलाइड हुआ है सर, क्योंकि मीडियम तो एक ही है सर। नहीं, उसमें अगर कोलाइड हो भी गए ना तो 200 मिली सेकेंड में कोई उसमें पता नहीं चलता। अक्सर जो नॉइज आ रही होती है, कभी शोर, तो वो उसी वजह से हो रहा है। और कोलाइड नहीं होता उसमें थोड़ा सा कोई, अच्छा ये जो है ना पैकेट्स, अगर डाटा ट्रांसफर की बात करें, जैसा कि इंटरनेट के थ्रू, वहाँ पे लॉस हो सकता है कनेक्शन वगैरह, और पैकेट लॉस हो सकता है, थोड़ा सा डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वॉइस की बात करें तो उसमें डिस्टॉर्शन हमें महसूस होती है, इस तरह के लॉसेस होते हैं। डिपेंड करता है कि क्या चीज़ आप भेज रहे हो। इसी तरह पैरेलल में अगर बात करें तो पैरेलल में क्या होता है, कंप्यूटर की बस जैसे होती है, उसमें अगर 32 बिट सिस्टम है तो 32 लाइंस होती हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, एक, अब यहाँ पे डाटा ट्रांसफर करना है तो कितने सेकंड में डाटा जाएगा, 1 सेकंड में। यहाँ पे डाटा ट्रांसफर करना है तो वो कितने सेकंड में जाएगा, 8 सेकंड में। 8 बिट डाटा है तो 8 सेकंड में, यहाँ पे 8 बिट डाटा है, लेकिन कितना टाइम लगा, सिर्फ 1 सेकंड। तो कौन सा फास्ट हुआ, सीरियल या पैरेलल? पैरेलल सर। ठीक है।
पैरेलल फास्ट है, लेकिन उसमें नुकसान क्या है, रिसोर्सेज ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, ये कॉस्टली होगा, तो इस वजह से। अच्छा, और ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट का नाम सुना होगा आपने, इसकी मदद से आप गेम्स वगैरह भी खेलते हैं। सर उसमें भी क्या होता है, उसमें भी इस तरह मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं। ठीक है, तो जो ग्राफिक कार्ड होता है वो इस तरह काम करता है, उसमें प्रोसेसर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कर दिए। ठीक है, 500 कर दिए, 1000 कर दिए, वो पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहा होता है फास्ट, उससे भी जल्दी जो है वो जो ट्रांसमिशन हो रही होती है या प्रोसेसिंग जल्दी हो रही होती है। तो ये डिफरेंस है सीरियल एंड पैरेलल डाटा में। तो अब आपने क्या करना है, बुक में जाके देखना है, और सैम्पल 1.2 भी करनी है सॉल्व। सेक्शन 1.1 एंड 1.2 जो है ना, उसको आप लोगों ने लाजमी देख के आना है। सर जी सर पैरेलल को दोबारा रिपीट करना थोड़ा सा। जी, मैं बता देता हूँ। पहले में देखें, अब मल्टीपल कम्युनिकेशन लाइन है, एक से ज़्यादा चैनल्स हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वन, बजाय इसके कि हम एक पहले ये जाए फिर देन ये जाए, उसके बजाय क्या है, एक ही वक्त में सारा डाटा जा रहा होता है। ठीक है, लेकिन अगर एक ही वक्त में सारा डाटा भेजना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर चैनल या मीडियम जो है वो इस तरह का करना पड़ेगा जिसमें 8 बिट, अगर इसमें 8 बिट है तो 8 बिट की बात कर लेते हैं, 8 बिट जिसमें डाटा ट्रांसफर हो सके, तो 8 हमने यहाँ पे वायर्स बना दी हैं। ठीक है, तो उस वक्त ही पॉसिबल है पैरेलल ट्रांसमिशन। सीरियल में कहता है एक ही लाइन है, तो उसमें क्या है, टाइम हमें ज़्यादा रिक्वायर होगा, इसमें हमें टाइम कम रिक्वायर होगा, लेकिन ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा, ये ज़रा कॉस्टली होगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ तक तो आप लोग पूछ लें, फिर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, ओके, फिर इंशाल्लाह कल आपका लेक्चर आई थिंक 10 बजे है ना, फिर 10 बजे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। सर अटेंडेंस